दोस्तों, आप सुन रहे हैं ब्योमकेश बख्शी की रहस्यमय कहानियाँ, जिसके रचनाकार हैं शारदेंदु बंदोपाध्याय। तो दोस्तों, सुनते हैं आज की कहानी ग्रामोफोन पिन का रहस्य, मेरे यानी जावेद अख्तर के साथ। तो आइए सुनते हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि प्रफुल्ल राय नाम का एक बीमा एजेंट ब्योमकेश बख्शी से मिलने आता है और उसकी समस्या भी वही है जो कि दूसरे लोगों की समस्या है। जो समय का करंट केस जो चल रहा है, ग्रामोफोन पिन का रहस्य। तो ब्योमकेश बख्शी ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया, आइए जानते हैं आगे की कहानी। हमने उसके अभिवादन का उत्तर दिया। वह दरवाजे तक जाकर रुक गया, फिर मुड़कर बोला, यदि पुलिस को इसकी खबर कर दी जाए तो? मैं समझता हूं कि पुलिस छानबीन करके उस आदमी के बारे में जरूर पता कर सकेगी। ब्योमकेश एकाएक क्रोध में आ गया। उसने आवेश में उत्तर दिया, यदि आप पुलिस के पास जाना चाहते हैं तो मेरे से सहायता की अपेक्षा ना करें। मैंने पुलिस के साथ कभी काम नहीं किया है और ना ही करना चाहता हूँ। लीजिए, अपने पैसे ले जाइए। उसने 10 रुपए के नोट की ओर संकेत किया जो मेज पर रखा था। अरे नहीं सर, मैं तो बस आपकी राय जानना चाहता था। लेकिन आप इतना विरोध कर रहे हैं तो ठीक है, मैं जाता हूँ। और प्रफुल्ल राय तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद ब्योमकेश ने उस नोट को उठाया और अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैं जानता था कि कभी कभी वह क्रोध में उद्वेलित हो जाता था, किंतु थोड़ी देर का एकांत उसे शांत कर देता था। इसलिए अपने मन में उठने वाले प्रश्नों के बावजूद मैंने अनपढ़े अखबार को उठाया और उसके पन्नों में डूब गया। कुछ ही देर बाद मैंने सुना कि ब्योमकेश अपने कमरे में बोल रहा है, शायद टेलीफोन कर रहा था। मुझे वह अंग्रेजी वाक्य भी सुनाई दिए। टेलीफोन का वार्तालाप लगभग 1 घंटे चला होगा। उसके बाद वह कमरे से निकला। वह पहले की तरह सामान्य और प्रफुल्ल दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, किससे बात कर रहे थे? मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना वह बोला, तुम्हें मालूम है कि कल जब तुम एस्प्लानेड से लौट रहे थे तब तुम्हारा पीछा किया जा रहा था? चौंक कर मैंने कहा, नहीं तो क्या, सच में? ब्योमकेश ने कहा, जी हाँ, यह शक की बात नहीं है, लेकिन मुझे उस व्यक्ति के साहस पर अचंभा होता है। वह मन ही मन हंसने लगा। मैं अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि मेरा पीछा करने में साहस की बात क्या हो सकती है, किंतु कभी कभी ब्योमकेश के वक्तव्य इतने चकराने वाले होते हैं कि उनका अर्थ ढूंढने की तमाम कोशिश व्यर्थ हो जाती है। उससे पूछने का भी प्रश्न नहीं उठता था, क्योंकि जब तक सही समय नहीं आएगा वह उसका उत्तर देगा ही नहीं। इसलिए समय को व्यर्थ न करके मैं नहाने चला गया। ब्योमकेश ने पूरी दोपहर और शाम इधर उधर बैठकर काट दी, कोई काम नहीं किया। मैंने प्रफुल्ल राय के बारे में कुछ प्रश्न किए थे, लेकिन वह आंखें बंद करके बैठा रहा, जैसे उसने सुना ही ना हो। अंत में उसने आंखें खोलकर ऊपर देखा और उठ बैठा। प्रफुल्ल राय? ओह, वह व्यक्ति जो सुबह आया था? नहीं, अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोच पाया हूँ। रात को खाने के बाद हम लोग सिगरेट पी रहे थे। जैसे ही 10:30 बजे ब्योमकेश ये कहते हुए उछल पड़ा, जागो, उठो सोने वालों, तैयार होने का समय आ गया है, अन्यथा मिलन की घड़ी बीत जाएगी। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? ब्योमकेश बोला, चलो, हम लोगों को शरीर में कांटे के स्थल पर मिलन का सम्मान करना है, याद है? मैंने कुछ संशय में खड़े होकर कहा, मुझे माफ करो, इतनी रात गए मैं वहां अकेले नहीं जाना चाहता। तुम चाहो तो खुद चले जाओ। मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन तुम्हें भी चलना चाहिए। लेकिन क्या जाना जरूरी है? यह जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी शरीर के कांटे के मामले में क्यों? इसकी जगह यदि तुमने ग्रामोफोन पिन रहस्य पर थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो अब तक कुछ गुत्थियां सुलझ गई होती। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसी बीच एक छोटी सी उत्सुकता पूरी करने में क्या नुकसान है? ग्रामोफोन पिन तो कहीं भागा नहीं जा रहा है। दूसरे प्रफुल्ल राय कल आएगा, उसके लिए हमें कुछ तो जानकारी चाहिए। लेकिन हम दोनों के जाने से बात नहीं बनती। पत्र में जोर देकर कहा गया है केवल एक ही व्यक्ति को आना होगा। मैंने उसका प्रबंध कर लिया है। अब कृपा करके दूसरे कमरे में चलो, समय बीता जा रहा है।
कमरे में जाकर ब्योमकेश ने फुर्ती से मेरा मेकअप कर दिया। मैंने सामने दीवार पर लगे शीशे में देखा, मेरी पुरानी मूंछ और फ्रेंच कट दाढ़ी लौट आई है। उसके बाद वह अपने मेकअप में लग गया। उसने अपने चेहरे को नहीं बदला, केवल अलमारी से काला सूट और काले रबड़ वाले जूते निकाले और पहन लिए। फिर उसने मुझे शीशे से 5-6 फीट दूर खड़ा कर दिया और ठीक मेरे पीछे खड़े होकर बोला, क्या तुम शीशे में मुझे देख सकते हो? नहीं। ठीक है, अब आगे चलो। क्या तुम मुझे देख सकते हो? नहीं। तो ठीक है, काम बन गया। अब केवल एक आइटम रह गया है। वो क्या? मैं जब ब्योमकेश के कमरे में घुसा तो 2 अंडाकार चीनी मिट्टी की प्लेटें मेज पर रखी दिखाई दी, ठीक वैसी जिनमें रेस्तरां में मटन चाप परोसा जाता है। उसने एक प्लेट को मेरे सीने पर रखकर एक चौड़े कपड़े से कसकर बांध दिया और बोला, ध्यान रखना ये फिसलनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद तुम कोट पहनकर बटन लगा लो तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, ये सब क्या है? ब्योमकेश ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, हमें भी शस्त्रों से सुसज्जित होना है ना? मैं भी एक प्लेट लगा रहा हूँ। ब्योमकेश ने दूसरी प्लेट अपनी बास्केट के अंदर लगाई और सारे बटन बंद कर लिए। उसे कपड़े से बांधने की जरूरत नहीं पड़ी और इस प्रकार भेष बदलकर हम लोग 11 बजे घर से निकल गए। ब्योमकेश चलने से पहले फुर्ती से अलमारी से कुछ चीजें निकालकर अपनी पॉकेट में रखता जा रहा था। उसने पूछा, क्या तुमने वह पत्र रख लिया? अरे छोड़ो, एक सादा कागज मोड़कर लिफाफे में रख लो। हमें से याद है, क्रॉसिंग पर टैक्सी मिल गई। सड़कें खाली हो गई थीं, अधिकतर दुकानें भी बंद हो चुकी थीं। हमारी टैक्सी चौरंगी की ओर भाग रही थी। हम लोग उस स्थल पर उतर गए जहां कालीघाट और खिदरपुर जाने वाली ट्रॉम लाइनें अलग होती हैं। टैक्सी ड्राइवर भाड़ा लेकर हॉर्न बजाते हुए चला गया। मैंने चारों ओर देखा, सड़क पर एक भी आदमी नजर नहीं आया। चारों ओर से पड़ने वाली लैंप पोस्ट की रोशनी सुनसान नगर के दृश्य को और भी भूतहा बना रही थी। मेरी घड़ी में आधी रात होने में केवल 10 मिनट शेष थे। हम लोगों ने अपने रोल को टैक्सी में ही समझ लिया था, इसलिए अब बातचीत की जरूरत नहीं थी। मैंने सड़क पर चलना शुरू किया। ब्योमकेश एक शांत छाया के रूप में कुछ दूरी पर मेरे पीछे चल रहा था। उसके काले कपड़े और बेआवाज रबड़ के जूतों ने उसकी मौजूदगी को बिल्कुल छुपा लिया था। वह अपने कदम मेरे कदम से मिलाते हुए मेरे से 6 फीट पीछे चल रहा था, लेकिन मुझे स्वयं लग रहा था कि मैं अकेला ही सड़क पर चल रहा हूँ। स्ट्रीट लाइटों की दूरियों के कारण रोशनी मध्यम थी। यदि सड़क के इर्द गिर्द बिल्डिंगें होती तो रोशनी की प्रतिछाया बढ़कर उस स्थल को और अधिक प्रकाशमय बना सकती थी। इसके विपरीत चारों ओर के वीराने ने प्रकाश की आधी शक्ति को अपने में ही सोख लिया था। ऐसी स्थिति में कोई भी सामने से आने वाला व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मेरे पीछे एक छाया चुपचाप मेरे कदमों के साथ चल रही है। सड़क के एक ओर की ट्राम लाइनें कुछ समय के लिए बंद पड़ी थीं। दूसरी ओर रेस कोर्स पर लगा सफेद रेलिंग सीधे चला जा रहा था। मैंने सड़क के बीच में चलना शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर कहीं घड़ी में 12 बजने के घंटे सुनाई दिए। जैसे ही उन घंटों की आवाज बंद हुई, ब्योमकेश ने पीछे से दबे स्वर में कहा, अब लिफाफे को हाथ में पकड़ लो। मैं भूल ही चुका था कि ब्योमकेश मेरे पीछे चल रहा है। मैंने फुर्ती से जेब से लिफाफा निकालकर हाथ में पकड़ लिया। सड़क पर चलते हुए मुझे 7 मिनट हो गए थे और मैंने खिदरपुर पुल की आधी दूरी पार कर ली थी कि मुझे दूर रोशनी की एक हल्की झलक दिखाई दी। उसे देखकर मैं सजग हो गया। मेरे कानों में फिर आवाज सुनाई दी, वो आ रहा है, तैयार रहो। रोशनी की चमक तेज होती गई। कुछ ही क्षणों में स्पष्ट हो गया कि कोई वस्तु तेज रफ्तार से हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। उसका रंग हमारी तारकोल की सड़क से अधिक काला था। कुछ क्षण और बीतने पर साफ दिखने लगा कि वह एक साइकिल सवार है। मैंने चुपचाप खड़े होकर लिफाफे वाले हाथ को देने की मुद्रा में फैला दिया। मेरे सामने आते हुए साइकिल की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई। मैं सांस रोके खड़ा था। वह केवल 25 फीट की दूरी पर रह गया था। मैंने स्पष्ट देखा, साइकिल सवार काला सूट पहने हैं और काला चश्मा पहने मुझ पर दृष्टि जमाए हुए है।
साइकिल की रफ्तार थोड़ी और कम हुई। वह सीधे मेरी ओर बढ़ रही थी। हमारे बीच की दूरी करीब 10 फीट रह गई कि अचानक जोर से साइकिल की घंटी बज उठी और उसी समय मेरे सीने में एक जोर का झटका लगा और मैं लड़खड़ाकर गिर गया। मुझे लगा कि मेरे सीने पर लगी प्लेट टूटकर कई टुकड़ों में हो गई है और इसके बाद कुछ पलों में कई घटनाएं घट गईं। जैसे ही मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा, वैसे ही ब्योमकेश उछल के सामने आ गया। साइकिल सवार इस बात के लिए कतई तैयार नहीं था कि मेरे पीछे भी कोई और होगा। फिर भी उसने ब्योमकेश को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाया। ब्योमकेश ने उसे झपटकर साइकिल से खींचा और एक खूंखार बाघ की तरह उस पर टूट पड़ा। जब मैं उठकर मदद के लिए आया तो देखा कि ब्योमकेश उसके हाथों को पकड़े उससे जूझ रहा है। जब उसने मुझे देखा तो बोला, अजीत, मेरी पॉकेट से रेशम की रस्सी निकालकर इसके दोनों हाथों को बांधो, कसकर बांधो। मैंने उसकी पॉकेट से रेशम की रस्सी निकाली और जमीन पर लेटे आदमी के दोनों हाथों को कसकर बांध दिया। ब्योमकेश बोला, ठीक है अजीत, तुमने इन महानुभाव को नहीं पहचाना? ये हैं हमारे मित्र प्रफुल्ल राय, जो सुबह सुबह हमारे यहाँ आए थे। और यदि पूरा ही जानना चाहते हो तो सुनो, ग्रामोफोन पिन रहस्य के रचयिता भी यही हैं। उसने उस व्यक्ति की आंखों से काला चश्मा हटा दिया। इन शब्दों को सुनकर मेरा क्या हाल हुआ मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन प्रफुल्ल राय एक विशैली हंसी के बाद बोला, ब्योमकेश बाबू, आप मेरी छाती पर से आप तो हट सकते हैं, मैं अब नहीं भाग सकूंगा। ब्योमकेश ने कहा, अजीत, इसकी दोनों पॉकेट की ठीक से तलाशी लो, उनमें कोई हथियार ना हो। उसकी एक पॉकेट में ओपरा की एक ऐनक थी और दूसरी में पान की डिबिया। मैंने डिबिया को खोलकर देखा, उसमें 4 पान रखे हुए थे। ब्योमकेश ने जैसे ही उस पर अपनी पकड़ छोड़ी, वह उठा और बैठे बैठे ही ब्योमकेश को एकटक देखता रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, ब्योमकेश बाबू, तुमने बाजी मार ली, क्योंकि मैं तुम्हारी तीव्र बुद्धि का सही अनुमान नहीं लगा पाया और यह तुम भी भाग गए। दुश्मन की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। यह सबक सीखने में मुझे कुछ विलंब हो गया। इसका लाभ उठाने का अब समय नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक हारी हुई मुस्कान तैर गई। ब्योमकेश ने अपनी जेब से पुलिस की सीटी निकाली और जोर जोर से बचाई। फिर बोला, अजीत, साइकिल को उठाकर एक ओर रख दो और जरा सावधानी से। साइकिल की घंटी को हाथ ना लगाना, वह खतरनाक है। प्रफुल्ल राय हंसा। देख रहा हूं कि तुम सभी कुछ जानते हो। गजब की बुद्धि है। मुझे तुम्हारी बुद्धि से ही डर था, इसलिए मैंने आज का ये जाल बिछाया था। मैंने सोचा था कि तुम अकेले आओगे और हमारा मिलन निजी होगा, लेकिन तुमने सभी जगह मुझे मात दे दी। मैं अब तक अपने आप को अभिनय का सरताज समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ऊंचे कलाकार निकले। आज सुबह ही तुमने मुझे बेनकाब करके मेरा दिमाग खाली कर दिया और मैं उल्टे तुम्हारे जाल में फंस गया। मेरा गला सूख रहा है, क्या मुझे पानी मिलेगा? ब्योमकेश ने कहा, पानी यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, पुलिस स्टेशन में ही पी सकोगे। प्रफुल्ल राय ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, सच में कितना बेवकूफ हूं मैं। यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? वह कुछ देर रुका और पान की डिबिया को लालच भरी निगाहों से देखकर बोला, क्या मैं एक पान खा सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि पकड़े गए अपराधी को कौन पान खिलाएगा, लेकिन इससे कम से कम मेरी प्यास बुझ जाएगी। ब्योमकेश ने एक बार मुझे देखा, फिर डिबिया से 2 पान निकालकर उसके मुंह में रख दिए। पान चबाते हुए प्रफुल्ल राय बोला, धन्यवाद, तुम चाहो तो शेष 2 पान खा सकते हो। ब्योमकेश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह व्यग्रता से चारों ओर देखकर पुलिस का इंतजार कर रहा था। थोड़ी दूर से मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। प्रफुल्ल राय बोला, पुलिस भी अब आने वाली है, इसलिए आप तो तुम मुझे जाने ही ना दोगे। ब्योमकेश ने कहा, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? प्रफुल्ल राय एक बार पागलों की तरह हंसकर फिर बोला, तो तुमने मुझे पुलिस को सौंपने का निर्णय कर ही लिया है, और नहीं तो क्या। ब्योमकेश बाबू, तुम शायद भूल गए कि एक तीव्र बुद्धि का व्यक्ति भी भूल कर सकता है। तुम मुझे पुलिस को सौंप नहीं पाओगे। और लड़खड़ाकर वह जमीन पर गिर पड़ा।
इतने में एक मोटरसाइकिल भड़बड़ाते हुए आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में एक अफसर कूद कर आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ, मर गया? प्रफुल्ल ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और बोला, वाह क्या बात है, आप शायद पुलिस चीफ हैं। लेकिन सर, आने में देर कर दी, मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। ब्योमकेश बाबू, अच्छा होता कि आप भी पान खा लेते, हमारी यात्रा साथ साथ ही होती। अपने पीछे आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति को छोड़कर जाऊं, यह मेरे बर्दाश्त के बाहर है। हंसने की नाकाम कोशिश करने के बाद प्रफुल्ल राय ने आंखें बंद कर ली और चेहरा निष्प्राण हो गया। इसी बीच एक पूरा पुलिस दल वहां आ पहुंचा और स्वयं कमिश्नर हथकड़ी लेकर आगे बढ़ा। तब तक ब्योमकेश मृत व्यक्ति की जांच करके उठ खड़ा हुआ और बोला, हथकड़ी की जरूरत नहीं, अपराधी फरार हो गया है। दूसरे दिन ब्योमकेश और मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे। खिड़की से बाहर आती ताज़ी हवा और प्रकाश से कमरे के वातावरण में एक ताजगी थी। ब्योमकेश के हाथों में साइकिल की घंटी थी, जिसे वह मनोयोग से देख रहा था। मेज पर एक खुला लिफाफा पड़ा हुआ था। ब्योमकेश घंटी के कवर को खोलकर उसके संयंत्रों का मुआयना कर रहा था। कुछ देर बाद बोला, कमाल का दिमाग था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतना लाजवाब यंत्र कोई आविष्कार कर पाएगा। यह स्प्रिंग, इसे देख रहे हो, कितना शक्तिशाली पावर, यही असली यंत्र है। कितना छोटा किंतु कितना खतरनाक और जानलेवा। और यह देख रहे हो, ये छोटा सा छेद, यही बंदूक का काम करता था। और यह है घंटी बजाने का ट्रिगर, यह दो काम करता था, शूट करना और घंटी बजाना। अर्थात उसको घुमाने पर वह छोटा पिन निकलकर अपने निशाने पर लगेगा और साथ साथ घंटी बजेगी। लोग समझेंगे घंटी बजी, पर उधर गोली चली। घंटी की आवाज स्प्रिंग की आवाज को छुपा लेती थी। याद है, हमने चर्चा भी की थी, एक आवाज दूसरी आवाज को छुपा सकती है, लेकिन जो दुर्गंध फैलती है वह कैसे छुपेगी? उसी दिन मुझे इस व्यक्ति के प्रखर मस्तिष्क का आभास हो गया था। मैंने पूछा, एक बात बताओ, तुमने ये कैसे अनुमान लगाया कि शरीर में कांटे का सरगना और ग्रामोफोन पिन का हत्यारा एक ही व्यक्ति है? ब्योमकेश ने कहा, पहले मैं यह नहीं जान पाया, लेकिन धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में ये दोनों एक होते गए। देखो, शरीर में कांटे वाला क्या कह रहा है? वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि यदि कोई आपके सुख और शांति में कोई व्यवधान है तो वह उससे तुरंत छुटकारा दिला देगा। जाहिर है, इसके बदले उसे मोटी रकम देनी होगी। यद्यपि इस रकम का कहीं जिक्र नहीं किया जाता, किंतु यह भी तय है कि वह यह काम कोई दया पुण्य या परोपकार के खाते में नहीं डाल रहा। और अब दूसरी ओर देखो, जितने भी लोग मारे गए हैं वे सभी किसी के सुख में कांटा बने हुए थे। मैं मरने वालों के रिश्तेदारों पर उंगली उठाना नहीं चाहता, क्योंकि जिस तथ्य को साबित नहीं किया जा सकता उसका जिक्र भी फजूल होता है। लेकिन कोई इस बात को नोट किए बिना नहीं रह सकता कि जितने लोगों की हत्या हुई वे निसंतान थे और उनके धन संपत्ति को पाने वाला कुछ केसों में उनका भतीजा या दामाद था। क्या आशु बाबू और उनकी रखेल स्त्री का किस्सा हमें संकेत नहीं देता कि उन दोनों का दिमाग किस दिशा में काम कर रहा था? तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि ये दोनों केस शरीर में कांटा और ग्रामोफोन पिन देखने में तो अलग अलग दिखाई देते हैं, पर दोनों एक साथ फिट भी हो जाते हैं, जैसे गुलदस्ते के दो टुकड़े उसके गोल छेद में प्रयास करने के बाद आसानी से फिट हो जाते हैं। एक दूसरी बात जो शुरू में ही मेरे मस्तिष्क में खटकी थी वह थी पहले के नाम और दूसरे के काम में समानता। एक ओर शरीर में कांटे का वर्गीकृत विज्ञापन और दूसरी ओर कांटे जैसी वस्तु के हृदय में घुसने से मरते लोग। क्या तुम्हें एहसास नहीं होता कि दोनों में कहीं समानता है? मैंने उत्तर दिया, शायद लगा हो, पर मुझे उस समय कुछ सुझाई ही नहीं दिया। ब्योमकेश ने व्यग्रता से सिर हिलाते हुए कहा, यह सब कुछ जमा करके एक एक घटाने की प्रक्रिया से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। समस्या केवल अपराधी की पहचान की थी और यहीं आकर प्रफुल्ल राय का प्रखर मस्तिष्क सामने आ गया। उसकी चालाकी बेमिसाल थी। जिन लोगों ने हत्या के लिए पैसे दिए थे वे तक नहीं जान पाए थे कि वह कौन है और यह काम वो कैसे करता है। उसकी तुरुप चाल यही थी कि वह कैसे अपने आप को पर्दे में छुपाए रखे। मैं नहीं जानता कि मैं कभी उसका पता लगा भी सकता था,
जब तक वह खुद चलकर मेरे घर में नहीं आया। देखो, इसको एक प्रकार समझो, जब तुम उसके आमंत्रण पर लैंप पोस्ट पर खड़े थे तो तुम्हारे आचरण से उसको कुछ संदेह जरूर हुआ था। फिर भी उसने जुआ खेला और वह पत्र तुम्हारे पॉकेट में पहुंचाया और अपना संदेह मिटाने के उद्देश्य से तुम्हारा पीछा भी किया। जब तुम आधे कलकत्ता का चक्कर लगाकर घर में घुसे तो वह जान गया कि तुम मेरे ही दूत हो। वह पहले ही जान गया था कि आशु बाबू का केस मेरे हाथ में आ गया है, इसलिए उसे पूरा विश्वास हो गया था कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। उसकी जगह कोई और होता तो वह अपनी योजना छोड़कर भाग गया होता, किंतु प्रफुल्ल राय अपनी अतिशय जिद के कारण मेरे पास आया ताकि वह पता कर सके कि मैं कितना कुछ जानता हूँ और शरीर में कांटे के केस में क्या करना चाहता हूँ। यह करके वह कोई जोखिम नहीं उठा रहा था, क्योंकि मेरे लिए पता करना असंभव था कि शरीर में कांटे के और ग्रामोफोन पिन दोनों रहस्यों का प्रणेता वही है, और यदि मैं जान भी लेता तो भी मैं किसी भी सूरत में उसको अपराधी नहीं ठहरा सकता। लेकिन उसने यहाँ आकर एक भूल कर दी। वो क्या? वह ये कल्पना नहीं कर पाया कि उस समय मैं उसका इंतज़ार ही कर रहा था, क्योंकि मैं ये जान गया था कि इन सब की जानकारी लेने के लिए वह मेरे पास ज़रूर आएगा। तुम जान गए थे तो तुमने पकड़वाया क्यों नहीं? आप देखो, कर रहे हो ना बोड़म जैसी बात। अजीत, यदि उस समय मैं उसे पकड़वा देता तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती, क्योंकि मेरे पास ऐसा क्या कोई सबूत था जिसके बल पर मैं उसे हत्या का अपराधी ठहरा सकता था। मेरे पास उसे पकड़ने का एक ही रास्ता था और वह था कि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूं, और यही मैंने किया। जरा सोचो, हम लोग सीने पर प्लेट बांधकर रात में क्या करने गए थे। जो भी हो, मेरे से बात करके प्रफुल्ल राय जान गया कि मुझे अब सब कुछ पता लग चुका है। केवल यह नहीं जान पाया कि मैंने उसके मस्तिष्क को पढ़ लिया। उसने फैसला कर लिया कि मुझे अब जिंदा छोड़ देना उसके लिए खतरनाक है, और इसलिए उसने मुझे उस रात रेस कोर्स की सड़क पर चलने के लिए आमंत्रित किया। वह जान गया था मैंने उस दिन तुम्हें भेजकर उसे गच्चा दिया था, इसलिए इस बार मैं स्वयं ही जाऊंगा। तो भी एक बात को लेकर उसके मन में अब भी संशय था कि मैं अपने साथ यदि पुलिस को ले आऊं तो, इसलिए जाते समय उसने पुलिस का जिक्र किया था। पर जब उसने देखा कि पुलिस की बात को लेकर मैं क्रोधित हो गया, तब उसे इत्मीनान हो गया कि पुलिस नहीं आएगी, और मन ही मन उसने मुझे मृत मान लिया। बेचारा नटवरलाल एक छोटी सी चूक में फंस गया। इसका अफसोस उसने मरते समय प्रकट भी किया और माना कि उसे मेरी प्रखरता को कम नहीं आंकना चाहिए था। एक अंतराल के बाद ब्योमकेश बोला, क्या तुम्हें याद है जब आशु बाबू पहली बार यहाँ आए थे, तब मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने अपने सीने में झटका लगने के समय क्या कोई ध्वनि या आवाज़ सुनी थी। उन्होंने कहा था कि साइकिल की घंटी। उस समय मैंने इस बात पर अधिक गौर नहीं किया। यही एक बड़ी पहेली थी जो सुलझने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन जब मैंने शरीर में कांटे का पत्र पढ़ा तो तुरंत उसका हल मिल गया। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि मुझे पत्र में केवल एक ही शब्द मिला, वह है बाइसिकल। आश्चर्य होता है मैंने साइकिल पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। दरअसल आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे साइकिल के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि इतनी आसानी से निशंक हत्या का कोई अन्य उपाय संभव ही नहीं। आप सड़क पर चल रहे हैं, एक साइकिल सवार सामने से आता है, वह आपको एक ओर जाने के लिए घंटी बजाता है और चला जाता है। आप सड़क पर गिर जाते हैं या कहो मर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति साइकिल सवार पर संदेह नहीं करता, क्योंकि उसके दोनों हाथ हैंडल को पकड़े थे। वह हत्या कैसे कर सकता है? इसलिए दूसरी बार कोई उसे देखता भी नहीं कि वह कहाँ गया। केवल एक बार तुम्हें याद हो, पुलिस ने अपनी चौकसी दिखाई थी। पिछले शिकार केदार नंदी की मृत्यु पुलिस मुख्यालय के सामने लाल बाजार क्रॉसिंग पर हुई थी। जैसे ही वे सड़क पर गिरकर मरे, पुलिस ने सभी ट्रैफिक जाम कर दिए और घटना स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की जांच और तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। मैं समझता हूँ प्रफुल्ल राय भी वहाँ भीड़ में मौजूद था और उसकी भी तलाशी ली गई। उसने मन ही मन ठहाका भी लगाया होगा, क्योंकि किसी पुलिस सिपाही के दिमाग में साइकिल की घंटी को जांचने का प्रश्न ही नहीं उठता। इतना कहकर ब्योमकेश घंटी को हाथ में लेकर बड़े चाव से निहारने लगा। इतने में हवा का एक झोंका आया और मेज पर रखा लिफाफा उड़कर मेरे पांव के पास गिर गया। मैंने उसे उठाकर मेज पर रखते हुए कहा, तो अब पुलिस कमिश्नर महोदय का क्या कहना है? और बहुत कुछ, ब्योमकेश ने बोला।
पहले तो उन्होंने पुलिस और सरकार की ओर से धन्यवाद दिया और बाद में प्रफुल्ल राय की आत्महत्या पर शोक प्रकट किया। यद्यपि उससे उन्हें तो खुशी होनी ही चाहिए थी, क्योंकि इससे सरकार का सारा श्रम व खर्च बच गया। जरा सोचो, उस पर मुकदमा चलाने और फांसी चढ़ाने में कितना श्रम, शक्ति और खर्चा हो जाता। जो भी हो, एक बात पक्की हो गई है कि जल्द ही सरकार की ओर से मुझे पुरस्कार मिल जाएगा। कमिश्नर साहब ने कहा कि उन्होंने मेरे पिटीशन को तुरंत कार्रवाई करके अनुमोदित करने की सारी व्यवस्था कर ली है। प्रफुल्ल राय की लाश की पहचान अभी नहीं हो पाई है। ज्वेल इंश्योरेंस के कर्मचारियों ने लाश देखकर इनकार कर दिया कि यह व्यक्ति प्रफुल्ल राय है। उनका प्रफुल्ल राय इस समय काम के सिलसिले में जैसौर गया हुआ है। तो यह स्पष्ट है कि हत्यारा प्रफुल्ल राय नाम प्रयोग में लाता था। उसका वास्तविक नाम क्या है यह भी पता नहीं चला। खैर, मेरे लिए तो वही प्रफुल्ल राय है। और अंत में कमिश्नर ने एक दुख का समाचार दिया। यह घंटी मुझे पुलिस को दे देनी होगी, क्योंकि अब यह सरकार की संपत्ति हो गई है। तो मैंने हंसकर कहा, हो तुम तो मुझे लगता है इस घंटी के दीवाने हो गए हो। तुम देना नहीं चाहते, क्यों, है ना यही बात? ब्योमकेश भी हंसते हुए कहा, हाँ, यह सही है। यदि सरकार मुझे 2000 के पुरस्कार के बदले यह घंटी दे दे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन फिर भी मेरे पास प्रफुल्ल राय की एक यादगार है। वो क्या है? क्या तुम भूल गए वह 10 रुपए का नोट? मैं उसे जड़वाऊंगा। वह रुपए मेरे लिए अब 1000 रुपए से भी ज़्यादा है। ब्योमकेश ने जाकर घंटी को अपनी अलमारी में रखा और ताला लगा दिया। वह जब वापस आया तो मैंने पूछा, ब्योमकेश, अब तो बताओ, बिल्कुल सच सच बताना, क्या तुम जानते थे कि पान में जहर था? ब्योमकेश कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर बोला, देखो, जानकारी में और अज्ञान के बीच का कुछ भाग अनिश्चय होता है, जिसे हम संभावना का क्षेत्र कह सकते हैं। फिर कुछ देर बाद बोला, क्या समझते हो, क्या ये उचित होता कि यदि प्रफुल्ल राय की मृत्यु एक साधारण अपराधी की तरह होती? मैं नहीं समझता। इसके विपरीत उसका अंत बहुत मौजूद था। उसने यह दिखा दिया कि हाथ पैर बांधे एक अपराधी के रूप में भी उसने कितने सहज रूप से मृत्यु का वर्ण किया। क्या वह कम कलाकार था? मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि एक सत्यान्वेषी के मन में अपने अपराधी के लिए कब और कहाँ प्रशंसा और सहानुभूति पैदा होती है, इस दुर्गम मार्ग की कल्पना करना मेरे लिए आसान नहीं था। पोस्टमैन! आवाज़ सुनते ही हम दोनों ने उत्सुकता से आगंतुक को देखा। ब्योमकेश के नाम रजिस्टर्ड पत्र था। उसने पत्र लेकर खोला। उसके हाथ में एक रंगीन शीट दिखाई दी, जिसे उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने देखा, आशु बाबू की ओर से भेजा गया 1000 रुपए का चेक था। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसी तरीके की और सनसनीखेज कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।